फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी तक जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था, उस प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने एक अधिगम की यूनिट का आपका एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस चैप्टर का नाम क्या था? आपका अधिगम की प्रक्रिया। वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। कौन सा वाला देख चुके हैं? हम अधिगम की प्रक्रिया आपका देख चुके हैं। आपका क्या नाम था उस चैप्टर का नाम था अधिगम की प्रक्रिया, जो कि आपके अधिगम का ही एक भाग है। अधिगम की जो यूनिट था, जो कि अधिगम की एक साइकोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिट है, उसी का एक भाग है आपके अधिगम की प्रक्रिया। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये इससे पहले भी हमने जो वीडियोस अपलोड करी है ना, उसके अंदर भी हम अधिगम की प्रक्रिया देख चुके हैं, है ना। वो अधिगम की प्रक्रिया हमने कहां पर देखी थी? वो हमने अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद हमने अधिगम की प्रक्रिया देखी थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने ये प्रयास किया कि आपको एक ही वीडियो के अंदर अधिगम की प्रक्रिया, जो आपका अलग से चैप्टर दिया हुआ, उसको एक ही वीडियो के अंदर पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दूं। वो मैं आपके प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर कवर कर चुका हूं, ठीक है ना। अब क्या है कि आज जो इस वाले वीडियो के अंदर हम आपके अधिगम का एक और चैप्टर, आपके अधिगम की यूनिट का जो एक और चैप्टर, उसका नाम है आपका आनुभाविक अधिगम। क्या नाम है उसका? आनुभाविक अधिगम, ठीक है ना। आज इसको इस वाले वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, और इसको भी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आपका आनुभाविक अधिगम क्या है, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये कहूंगा कि आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उसके सबसे पहले ये मान लीजिए कि कैंडिडेट बने जिससे आप वीडियो को देखें, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपका आनुभाविक अधिगम, जिसका नाम है आपका आनुभाविक अधिगम। देखिए, आनुभाविक अधिगम क्या होता है? जैसा कि यहाँ नाम से स्पष्ट है, अनुभाविक को आप अगर चाहे तो टुकड़ों में तोड़ लीजिए। उसको क्या बोल सकते हैं आप? इसको आप बोल सकते हैं अनुभव। क्या बोल सकते हैं? अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। इंग्लिश में आप एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस मतलब ये कह सकते हैं कि आप इस शब्द से इसका यह अर्थ निकलता है कि जब कोई भी किसी व्यक्ति को अधिगम होता है, चाहे बालक हो, चाहे प्राणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है ना, उसको कोई अगर अधिगम होता है ना, तो वो इन सभी अनुभवों के बाद होता है। यानी कि बहुत से अनुभवों के बाद जब किसी को अधिगम होता है, तब उसके इन अनुभवों के बाद उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसे ये कहा जाता है कि ये सब जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जो अधिगम हुआ, कैसे हुआ? आनुभाविक अधिगम कहलाता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब कोई बालक संसार में जन्म लेता है, यानी संसार में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसके जो प्राथमिक जो शाला होती है ना, जो प्रथम शाला कहते हैं, वो प्राथमिक शाला कौन सी होती है? उसके माता पिता होते हैं, उसके परिवार होते हैं, है ना, ठीक है ना। और ये मान लीजिए उसके आसपास का समाज या आसपास के पड़ोसी, उसके आसपास के दोस्त, ये उसके प्राथमिक शाला हो गई, ठीक है ना। जहां से वो क्या करता है? संस्कार सीखता है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि लोगों के साथ रहना, लोगों के ग्रुप में रहना वगैरह, ये सब सीखता है। अब उसके अंदर बालक क्या करता है? बालक सबसे पहले क्या करता है? केवल उन्हीं चीजों को सीखता है। प्राथमिक शाला में जब होता है, जब प्राथमिक अवस्था में होता है, तो बालक केवल उन्हीं चीजों को सीखता है जिन चीजों को वो देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है, महसूस कर सकता है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं जिन चीजों को वो आजमा सकता है, उन्हीं चीजों को वो देखता है, यानी उन्हीं चीजों के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ऐसी वस्तुएं जो उसे तुरंत कल्याण नहीं पहुंचा सकती, यानी कि जो इतनी जल्दी कल्याण नहीं उसका कर सकती, उन्हीं वस्तुओं के प्रति वो आकर्षित होता है, ठीक है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं, प्राथमिक अवस्था के अंदर वो उन्हीं चीजों से अनुभव ग्रहण करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था बड़ी होती है, जैसे जैसे उसके अंदर विकास होता है, यानी कि एक प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर जब आता है ना, तो वो सारी चीजें परिवर्तित होने लग जाती है। कैसे होने लग जाती है? क्योंकि अभी तक वो केवल उन्हीं वस्तुओं के बारे में वो जान रहा था, महसूस कर रहा था, स्पर्श कर रहा था, जो चीजें उसकी आंखों के सामने है। लेकिन जैसे जैसे माध्यमिक स्तर पर आता है, तो उन चीजों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करने लगता है जो अप्रत्यक्ष है, यानी कि उसके सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि गणित के अंदर हम मानते माना कि x, लेकिन ये आज तक पता नहीं चला, ठीक है ना, माना कि x। आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि माध्यमिक स्तर पे आके ही आप ये समझते हैं कि माना कि x, जो आप उसको x मान के कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे उसके जो जैसे जैसे विकास होता है, वैसे वैसे उसके अनुभव में परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे अनुभव में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका आनुभाविक अधिगम। इस आनुभाविक अधिगम को आप एक शब्द में इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आनुभाविक अधिगम को एक शब्द में इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्या बोल सकते हैं आप इसके? ये बोल सकते हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बोल सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि अनुभवों के द्वारा अधिगम होना आपका क्या कहलाएगा? आपका आनुभाविक अधिगम कहलाता है,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि कई कुछ इसकी अवस्थाएं बताई गई है, ठीक है ना। अवस्थाएं क्यों बताई गई है, एक्चुअल में क्या है कि जब कोई भी अधिगम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके बालक के विकासशील, जैसे जैसे उसका विकास होता है ना, वैसे वैसे उसकी प्रक्रियाएं बताई जाती है। वैसे ही आनुभाविक अधिगम को इसकी अवस्थाएं बताई गई है। इसकी जो पहली अवस्था आती है देखिए कौन सी है इसकी, यानी कि इसकी अवस्था के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले आप यूं कह सकते हैं कि हम अधिगम की अवस्था बोल लीजिए, अधिगम की प्रकृति यूं हो सकते हैं आप अधिगम की प्रकृति बोल लीजिए आप, ठीक है ना। अधिगम आनुभाविक अधिगम की प्रकृति यानी किसकी, आनुभाविक अधिगम की प्रकृति बोल लीजिए, या फिर यूं बोल लीजिए कि आप अवस्था बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो वो कौन सी है ये देखिए, इसके अंदर आपकी प्रथम जो प्रकृति आती है ना, वो पहली प्रकृति आपकी कौन सी आती है, वो सबसे पहली प्रकृति आती है आपकी, देखिए आपकी इसके अंदर पहली प्रकृति कौन सी आती है, पहली प्रकृति आती है आपकी करके सीखना, ठीक है ना, करके सीखना। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है ना, इसका नाम से क्या स्पष्ट है कि बालक इसके अंदर उन वाले अधिगम की बात की जा रही है जिसके अंदर बालक कोई क्रिया करके सीखता है, यानी कि कोई ऐसी क्रियाएं करता है, कोई ऐसे कक्ष की कोई ऐसी क्रियाएं होती है जिसके द्वारा वो उन चीजों को करके उनको सीखता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जब कोई बालक जब कोई शिक्षक होता है, ठीक है ना, अगर वो शिक्षक बालक को एक कक्षा की प्रयोगशाला में शामिल कर रहा है, खेलकूद में शामिल कर रहा है, मनोरंजन में शामिल कर रहा है और उसकी एक ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित कर रहा है उनके लिए जिसके अंदर के उनको कुछ एक्सपेरिमेंट करने हो रहे हैं या फिर कुछ फिजिकल क्रियाएं करनी हो रही है जिसके माध्यम से उनको करके उसके व्यवहार में उस तरह का वो व्यवहार का परिवर्तन आएगा। इसलिए आप यूं कह सकते हैं कि बालक जो करे इसके अंदर जो अधिगम परिवर्तन होगा एक तरह से कौन सा हो गया, वो करके सीखना, एक तरह से अनुभविक अधिगम का एक पहली प्रकृति होगी, ठीक है ना। सेकंड हो गया आपका दैनिक अनुभव, दैनिक अनुभव द्वारा व्यक्तिगत अधिगम, दैनिक अनुभव द्वारा व्यक्तिगत अधिगम, ठीक है ना। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि नाम से यहाँ पर भी स्पष्ट है आपका कि दैनिक अनुभव क्या हो गया कि बालक अपनी खुद की स्वयं की विशेषताओं, खुद की योग्यताओं के बारे में जानने का प्रयास करता है कि उसके खुद की कौन कौन सी योग्यताएं और खुद की कौन सी एक ऐसी विशेषता है जिनको मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जैसे कि आपकी खुद की कोई विशेषता होगी, ठीक है ना। अब आप दैनिक कोई कार्य करते हैं ना, तो उसके अंदर आपके कोई ना कोई वो लगातार कोई योग्यता शामिल होती है, ठीक है ना। इसके कारण आप क्या करते हैं, उन दैनिक अनुभवों के द्वारा आपके अंदर भी कोई स्वयं से ही कोई व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसलिए आपको कौन सा हो गया, आपका व्यक्तिगत अनुभविक अधिगम आपका कहलाएगा, ठीक है ना। तीसरा आप यूं कह सकते हैं, आप सामाजिक कार्यों के द्वारा, ठीक है ना, सामाजिक अनुभविक अधिगम कह सकते हैं, यानी सामाजिक अनुभविक अधिगम। अब सामाजिक अनुभविक अधिगम कैसे बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सामाजिक अनुभविक अधिगम का अर्थ क्या हो गया, यानी कि बालक इस अवस्था के अंदर क्या कर रहा है, समाज के लोगों के साथ मिल रहा है, ठीक है ना। समाज के जितने भी मित्र उनके उन लोगों के साथ व्यवहार स्थापित कर रहा है, या फिर उनके साथ कोई खेल क्रियाएं कर रहा है, या फिर आप यूं कह लीजिए क्यों कोई उत्सव या त्यौहार हो रहा है तो उसके अंदर वो एक मतलब आप यूं कह सकते हैं समूह के रूप में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि वो उन चीजों को सीख सके, उसके व्यवहार में उस चीज का परिवर्तन आ सके, उस संस्कार उसके अंदर भी डेवलप हो सके। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से भी उसके अनुभविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक अनुभविक अधिगम आपका कहलाता है। और फोर्थ रूप में आप जो चौथा आएगा आपका, फोर्थ आप यूं कह सकते हैं कि आपका कक्ष अनुभविक अधिगम, जो सबसे मुख्य सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा है, फोर्थ आपका यूं मान लीजिए क्या है, कक्षा कक्ष अनुभविक अधिगम, कक्षा कक्ष अनुभविक अधिगम। अब ये कक्षा कक्ष का अनुभविक अधिगम क्या होता है, देखिए कक्षा कक्ष यहाँ पर भी नाम से स्पष्ट है आपका, ठीक है ना, कि ऐसी क्रियाएं, यानी कि जब बालक स्कूल के अंदर विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बालक के अंदर इस बालक का इस तरीके से विकास करे कि उसको यूं बोल सकते हैं ना कि उसको कुछ भी नहीं आता, बालक बिल्कुल अभी तक जीरो अवस्था के अंदर है, लेकिन उसको एक शिक्षक क्या करता है, उसको अधिगम करवा के यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन करवाकर उसे एक अज्ञान से एक ज्ञानी के रूप में उसको बनाने का प्रयास करता है, जिसे एक आप सही गुरु के नाम दे सकते हैं, यानी कि जिसे जहां पर गुरु एक किसी भी व्यक्ति को अज्ञानी से ज्ञानी की ओर उसको बनाता है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि है ना ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ जो मतलब आप यूं एक कहावत है
कि ज्ञान के लिए प्रवेश करते हैं और सेवा के लिए वे बाद में हाजिर होते हैं, यानी कि सेवा, देश की सेवा के लिए या फिर आप समाज की सेवा के लिए वे निखर के आते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या कह सकते हैं, कक्षा कक्ष अनुभाविक अधिगम हो गया। अब कक्षा कक्ष अनुभाविक कैसे हो सकता है, इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ले सकते हैं कि बालक क्या करता है कि बालक जब स्कूल के विद्यालय में प्रवेश करता है ना, तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक को किसी बालक को कोई भी चीज सिखानी होती है ना, आपने भी देखा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो टीचर क्या करता है, टीचर आपको साइंस की कोई चीज सिखाने के लिए आपको प्रयोगशाला में लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको प्रयोग करके सिखाते हैं, तब जाके आपके अंदर उस चीज का व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप साइंस के नहीं है या फिर आप एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, आपको मनोरंजन के द्वारा सिखाया जाता है। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि या तो आपको प्रयोगशाला के द्वारा सिखाना, मनोरंजन के द्वारा सिखाना या पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा सिखाना, इन सभी के द्वारा मतलब शिक्षक ये प्रयास करता है कि आपके अंदर इन सभी अनुभवों को करने के बाद आपके अधिगम में कुछ परिवर्तन, आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, इसलिए आपके क्या होगा, ये कक्षा कक्ष अनुभाविक अधिगम कहलाते हैं। अब कक्षा कक्ष अनुभाविक अधिगम के अंदर आपके क्या है कि मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से ये होता है कि एक शिक्षक या तो कि एक नाटक के रूप में कह लीजिए कि नाटक के रूप में कोई ऐसा रोल अपना प्रस्तुत करता है जिससे कि बालक उस चीज को सीख सके, या फिर आप यूं कह लीजिए कि कोई एक ऐसा मतलब कार्यक्रम आयोजित करता है कि बालक उन कार्यक्रम को देख के उसके अंदर उसके विचारों के अंदर परिवर्तन आए, ठीक है ना। इसलिए आप यूं कह सकते हैं कक्षा कक्ष का जो अधिगम होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के द्वारा वो एक बालक का जो मतलब आप यूं कह सकते हैं प्राथमिक रूप से जो शिक्षा, जो उसके अनुभव जो परिवर्तित होते हैं वो कक्षा कक्ष के द्वारा जरूर परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना। अब आपका कक्षा कक्ष अनुभाविक अधिगम के बाद हम देखते हैं आपके अधिगम के एक जो वैज्ञानिक है, कॉब नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने अधिगम की इसकी अनुभाविक अधिगम की कुछ अवस्थाएं बताइए। किन्होंने बताइए, कॉब नामक वैज्ञानिक ने। किन्होंने बताइए, कॉब जो वैज्ञानिक थे, क्या नाम था इनका, कॉब वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई, ठीक है ना, अधिगम की इन्होंने क्या बताई, अवस्था बताई, ठीक है ना। अनुभाविक इन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉब नामक वैज्ञानिक ने अनुभाविक अधिगम की अवस्थाएं बताई। कुल टोटल कितनी अवस्थाएं थी, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन? अब क्या है कि देखिए यहाँ ये जो कॉब नामक वैज्ञानिक है ना, कॉब नामक वैज्ञानिक जो है यहाँ पर अनुभाविक अधिगम की आपकी अवस्थाएं बताते हैं। कुल कितनी अवस्थाएं बताते हैं, कुल आपकी 4 अवस्थाएं बताते हैं। कुल कितनी अवस्थाएं बताते हैं दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई जाती है। अब देखिए क्या है कि या तो मैं आपको 4 अवस्थाओं के अगर मैं नाम लिखूंगा ना, तो देखिए कि नाम ऐसे टेढ़े हैं कि मैं अगर नाम लिखूंगा तो पहले तो आप उस नाम को सोचेंगे कि भैया रटे हुए नाम है, कि सीधे सीधे रट लो इनको। तो इनको रटने के अलावा मैं आपको एक प्रयोग के द्वारा बताता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा, ताकि आपको इनको रटना नहीं पड़े और सीधे सीधे याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक बालक है, ठीक है ना, एक बालक क्या है, वो छोटा सा है, ठीक है, और वो माँ के गोद के अंदर रहता है। अब क्या होता है कि एक सर्दी होता क्या है कि सर्दी का समय होता है और बालक होता है माँ की गोद के अंदर, ठीक है। अब बालक को क्या होता है कि लगती है ठंड। अब जैसे ठंड लगती है तो बालक क्या है कि ठिठुरने लगता है। तो वो ठिठुरने लगता है ना, तो क्या करता है कि उसकी मम्मी उसको मतलब उसकी जो माँ है वो समझ जाती है कि इसको ठंड लग रही है, और जैसे उसको ठंड लग रही होती है तो क्या करते हैं कि आपने भी देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या करती है, एक गर्म स्वेटर देती होगी, या फिर यूँ मान लीजिए गर्म शॉल या कोई भी गर्म कपड़ा है वो आपके चारों तरफ लगा देती होंगी, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि आपको स्वेटर पहना दिया जाता है, कोई गर्म कपड़ा पहना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी वो ठंड कम हो जाती है। तो क्या करता है कि बालक है ना उस चीज को महसूस करता है, फिर क्या करता है, उस चीज को महसूस करता है, और उस चीज को महसूस करने के बाद उसे ये लगता है कि यार ये जो गर्म कपड़े है ना इससे ठंड रुकती है। क्या होता है कि गर्म कपड़े जो इससे ठंड रुकती है, यानी कि इसका एक तरह से आप यूं मान लीजिए कि उसने पर्सनल अनुभव ले लिया, यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये ठोस अनुभव ले लिया उसने कि माना जैसे कोई गर्म में अगर स्वेटर पहनूंगा ना, यानी गर्म कोई चीज पहनूंगा तो मेरी ठंड कम हो जाएगी। यानी कि क्या हो गया कि इसने पहली अवस्था कौन सी हो गई कि ठोस व्यक्तिगत अनुभव। कौन सा हो गया आपका, ठोस व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बालक को ये पता चला कि भाई गर्म चीजें जो होती हैं उससे ठंड कम करती है चीजें, है ना, गर्म कपड़े जो होते हैं वो ठंड कम करने में सहायता करते हैं। अब ये क्या करता है, बालक ये माइंड के अंदर बैठा लेता है, यानी कि ये उसके माइंड के अंदर उसने प्रेक्षण कर लिया, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि आप कि वो उसके अंदर अपने माइंड के अंदर प्रेक्षण कर लिया, यानी कि उसके वो मनन कर चुका है इस बारे के अंदर, इस बारे में कि है ना अगर जो गर्म कपड़े होते हैं वो किसी भी चीज के है ना, मतलब आप यूँ देख लीजिए कि गर्म कपड़े जब सर्दी में जो ठंड लगती है ना तो उस ठंड को कम करने का काम करते हैं। तो उसने क्या कर लिया, प्रेक्षण या मनन सीख लिया। क्या कर लिया, प्रेक्षण या आप मनन बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रेक्षण या मनन द्वारा अनुभव,
ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड अवस्था। अब उसके बाद क्या है कि तीसरे अवस्था के अंदर हम अब ये देखते हैं कि ना बालक ये भी सीख चुका है कि भैया गर्म कपड़े जो होते हैं वो ठंड कम करते हैं, ठीक है ना, और इनसे क्या होती है ना सर्दियों में ठंड कम लगती है। अब क्या हुआ, अब क्या करता है बालक, बालक ये करता है कि जब कभी भी वो कहीं पे भी अगर वो गर्म कपड़े यानी गर्म शॉल देखता है, या फिर यूं मान लीजिए कि कोई चादर देख लेता है, या फिर स्वेटर देख लेता है, या कोई कोट देख लेता है ना, तो वो उसके क्या है कि वो सामान्यकरण करने लगता है। सामान्यकरण यानी कैसे कि वो अभी तक उसने जैसे खुद ने स्वेटर पहन लिया, तो खुद ने स्वेटर पहना तो उससे क्या उसने देखा कि इससे ठंड कम हो रही है। अब वो कहीं पे भी अगर गर्म कोई शॉल देखेगा ना, या फिर आप यूं कह लीजिए गर्म जैकेट देखेगा, गर्म कोट देखेगा, गर्म कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी पहनने की चीज देखेगा, तो उससे वो सामान्यकरण बैठा लेगा कि इससे ठंड कम होती है। यानी कि आप यूं क्या कह सकते हैं कि तीसरी अवस्था जो होती है, तीसरी अवस्था कौन सी हो गई, सामान्यकरण की अवस्था हो गई। कौन सी, सामान्यीकरण की अवस्था हो गई, ठीक है ना। अब जबकि फोर्थ अवस्था, फोर्थ अंतिम अवस्था, यानी कि इसके अंदर बालक क्या करता है कि वो जो उसने जो भी चीज अभी तक माइंड के अंदर, यानी कि एक तो उसने ठोस अनुभव ले लिया कि भैया गर्म जो कपड़े होते हैं वो ठंड रोकते हैं। दूसरा क्या कर लिया, दूसरा उसने उसके अंदर ये माइंड के परीक्षण कर चुका है, उसके अंदर माइंड के अंदर बैठ चुकी है चीजें कि गर्म कपड़े ठंड कम करते हैं, ठीक है। और सामान्यकरण के अंदर कि कोई भी शॉल है, जैकेट है, या फिर कोई भी ऐसे गर्म चीजें हैं दूसरी स्वेटर के अलावा भी, तो वो भी ठंड कम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि वो भी ठंड कम करने का काम करते हैं। अब चौथी अवस्था में वो करेगा प्रयोग। क्या करता है चौथी अवस्था में, आप यूं कह लीजिए प्रयोग। प्रयोग कैसे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बालक ने क्या किया कि वो जा रहा था बाहर, घर के बाहर घूम रहा था। अब उसे क्या है कि रास्ते के अंदर एक कुत्ता दिखा, और कुत्ता है क्या है कि ठंड के मारे ठिठुर रहा था। अब वो ठिठुर रहा था तो उसने क्या है कि उसके माइंड के अंदर ये चीजें पहले से ही कि गर्म कपड़े पहनने से ठंड रुकती है, तो उसने क्या किया कि 2-4 बोरियां ली, और या फिर आप यूं कह लीजिए कि 2-4 गर्म कपड़े लिए और उसके कुत्ते के चारों तरफ रख दिए, ठीक है ना, उसके लपेट के रख दिए उसके। तो उससे क्या है कि उस कुत्ते की जो ठिठुरन है ना वो कम हो गई। यानी कि उसने प्रयोग करना, प्रयोग के द्वारा, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि एक नवीन ये जो प्रयोग किया ना, तो उसने नवीन समस्या के अंदर इस प्रयोग को सामान्यकरण कर लिया, है ना। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि इसने इस प्रयोग के द्वारा ये देख लिया, ये साबित कर दिया है कि उसने जो भी चीजें सीखी थी उस प्रयोग के अंदर उसने पूरी साबित कर दी। इसलिए आप यूं कह सकते हैं कि ये आनुभाविक अधिगम की 4 अवस्थाएं कॉब के द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा बताई हुई एकदम सही अवस्थाएं। अब क्या है कि कॉब जो वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने इन अवस्थाओं के बताने के बाद आपके आनुभाविक अधिगम के कुछ उद्देश्य भी बताएं। क्या बताएं आनुभाविक अधिगम के, आपके क्या बताएं कुछ उद्देश्य, तो हम उनके उद्देश्य जान लेते हैं। आपके आनुभाविक अधिगम के उद्देश्य लिखते हैं हम, आपके आनुभाविक आपके आनुभाविक अधिगम के उद्देश्य, ठीक है ना। आनुभाविक अधिगम के उद्देश्य क्या है, आपके उद्देश्य के अंदर इन्होंने क्या है कि टोटल 4 से 5 उद्देश्य बताएं। कौन कौन से बताएं देखिए, तो क्या है कि आपके देखिए आनुभाविक अधिगम के जो उद्देश्य है ना, उसके अंदर इन्होंने कुछ उद्देश्य बताए। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि आनुभाविक अधिगम के अंदर उसको सीखने के जो उन्होंने सुगम अनुभव बताए, ठीक है ना। तो कौन कौन से बताएं देखिए, इसके अंदर आपका पहला आता है आपका उद्भासन। नाम बड़ा अजीब है, उद्भासन, लेकिन इसका अर्थ भी हम जानेंगे क्या होता है। देखिए उद्भासन जो अवस्था होती है ना, इसके अंदर बालक क्या करता है, जैसे किसी चीज को देखना, लिख लिया मान लीजिए किसी चीज को देखना, सुनना, प्रेक्षण करना, ठीक है ना, स्पर्श करना, महसूस करना, ठीक है ना, महसूस करना, ये सारी चीजें जो प्राथमिक जो प्रथम अवस्था में होती हैं, जो प्रथम बार होती है बालक के साथ, वे कौन सी वाली अवस्था के अंदर हो गई आपकी, वो उद्भासन वाली अवस्था के अंदर आती है, ठीक है ना। जबकि आपकी दूसरी जो एक और अवस्था आती है ना, ये तो आपकी हो गई आपकी उद्भासन वाली, जबकि दूसरी वाली जो आपकी अवस्था आती है वो आती है सहभागिता, है ना, सहभागिता। असहभागिता यानी जो ऐसी चीजें जिसके अंदर है ना जो सह यानी साथ में, भागिता यानी जो साथ में आप भाग लेके किस चीज के, यानी कि साथ में मिलके आप कोई चीज कर रहे हैं, वह सहभागिता के अंदर शामिल होगी। सहभागिता के अंदर क्या क्या चीज हो गई आपकी, जैसे सहभागिता में आप मान लीजिए कि कोई किस चीज का आप आकलन कर रहे हैं, ठीक है ना, आकलन करना, ठीक है। आप यूं बोल लीजिए कि निर्देशित करना, ठीक है ना, निर्देशित करना, अनुमान लगाना किसी चीज का अनुमान लगाना, ठीक है ना। ऐसी जो चीजें है ना, जो या फिर सामान्यकरण करना, या फिर लिखना, मानचित्र बनाना, चित्र बनाना, जितनी भी चीजें है ना, वो सब आपकी किसके अंदर शामिल हो गए, आपकी सहभागिता के अंदर शामिल होगी। जबकि तीसरी अवस्था कौन सी होगी, ये तो आ गया आपके पहला उद्देश्य हो गया आपका उद्भासन, दूसरा हो गया आपका सहभागिता, और तीसरा उद्देश्य देखते हैं हम। देखिए तीसरा उद्देश्य हो गया आपका, तीसरा आपका आता है अभिज्ञान, है ना, अभिज्ञान, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वापस यहाँ पर भी
अभिज्ञान, अभिज्ञान क्या है? अभिज्ञान ये होता है कि इस अवस्था के अंदर बालक क्या करता है, जो उसका उद्देश्य है यहाँ पर इन्होंने जो बताया अभिज्ञान का, अभिज्ञान के अंदर क्या होगा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में आपने, जैसे अभी हमने देखा पहले वाले में अनुमान लगा रहे हैं, अब इस वाले में क्या करते हैं आप, जिस चीज का आपने अनुमान लगाया ना उसका विश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप यूं बोल सकते हैं कि आप किसी चीज का वर्गीकरण कर रहे हैं, उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, उसे भागों में विभिन्न विभागों के अंदर उसको आप बांट के देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं वर्गीकृत करना, ठीक है ना, वर्गीकृत करना, और यूं फिर आप यूं लिख सकते हैं कि संकलित करना, संकलित करना, ठीक है ना, और या फिर आप यूं कह सकते हैं कि संचालित करना, किसी चीज को संचालित करना, आदि जितनी भी चीजें आपकी किसके अंदर शामिल होगी, आपकी अभिज्ञान के अंदर शामिल होगी। जबकि आपका जो चौथी अवस्था है ना, चौथी आपकी अवस्था आती है आंतरिकरण की अवस्था। कौन सी? आंतरिकरण। आंतरिकरण के अंदर क्या आता है आपका, जिसको आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि व्याख्या करना। व्याख्या कैसे हो सकती है? व्याख्या जब हो सकती है, व्याख्या कैसे होती है किसी चीज की, मान लीजिए कि आपने कोई चीज बनाई, अब उसके आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, आप उसका अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी किसी चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी किस में शामिल हो जाएगी? आंतरिकरण यानी कि व्याख्या में शामिल हो जाएगी। जबकि आपकी एक और अंतिम अवस्था, पांचवी अवस्था बताई गई है, विस्तारण की अवस्था आपकी है। कौन सी अवस्था आपकी? पांचवी अवस्था आपकी आ गई विस्तारण, ठीक है ना। विस्तारण यानी कि विस्तारण, जैसे नाम से स्पष्ट, विस्तारण क्या हो गया? विस्तार करना, यानी कि आप किसी चीज को विस्तार रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, विस्तार रूप में आप उसका ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपकी विस्तारण के अंदर शामिल हो गई। यानी कि हमने कुल टोटल कितने? 5 आपने नाम देख लिए। 5 कौन कौन से नाम देखे, पांचों के नाम में लिखने का प्रयास करता हूं। देखिए आपका पहला उद्भाषण, उद्भाषण हमने देखा, ठीक है ना, उद्भाषण, ठीक है ना। दूसरा हमने देखा था सहभागिता, दूसरा हमने पढ़ लिया इसका सहभागिता, ठीक है ना। तीसरा आपने उद्भाषण देख लिया, सहभागिता देख लिया, ठीक है ना। तीसरा, चौथा और पांचवा अभी तक आपने क्या देखा? आपने सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्तारण देखा था हमने। और इससे जस्ट पहले आपने कौन सा देखा था? इससे जस्ट पहले हमने देखा आंतरिकरण। आंतरिकरण जैसा कि व्याख्या बताया था आपने। और इससे जस्ट पहले हमने क्या देख लिया था? इससे जस्ट पहले आपका अभिज्ञान हमने देख लिया था। तो ये आपकी कुल टोटल उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। अब इसके अंदर हम जो एक बताएंगे आपको कि अनुभाविक अधिगम के अंदर जो शैक्षिक क्रिया होती है ना, एक शिक्षक की जो क्रिया है वो किस तरीके से कार्य करती है अनुभाविक अधिगम के अंदर, वो देखिए आप। अब क्या है कि हम देखते हैं, देखिए शिक्षक की कार्यनीति, इसके अंदर क्या देखिए अनुभाविक अधिगम के अंदर शिक्षण कार्यनीति, शिक्षण कार्यनीति, शिक्षण कार्यनीति यानी कि हम ये देखेंगे कि एक शिक्षक जो बालक को ना जो इस तरह का अनुभाविक अधिगम करवाना चाहता है, यानी कि जो अधिगम करवाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बालक को क्या करना चाहिए? अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है ना। अब अवसर जो प्रदान करे ना, तो उसको अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो अवसर प्रदान कर रहा है या उसको कोई शिक्षा दे रहा है तो वो है ना लेक्चर के रूप में हो या व्याख्या के रूप में हो। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि अगर एक शिक्षक बने स्कूल के अंदर जाके यानी विद्यालय के अंदर जाकर भी अपन बोलते हैं ना कि जो पारंपरिक शिक्षण होता है, जिसके अंदर की किताब खोल दी और शिक्षक शुरू हो रहा है कि दादा 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 रट्टा मारना, वैसा का वैसा बच्चा भी वैसा का वैसा ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो वैसा नहीं करने का है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करने का? इसके अंदर यह करने का है कि एक शिक्षक को है ना, बालक को यह प्रयास करना चाहिए कि वह उसके अंदर करके सीखने वाली जो है ना एक जो उत्तेजना होती है ना वाली पैदा करे, उसके अंदर करके सीखना। यानी कि शिक्षक एक ऐसी सामग्री का उपयोग कर ले, आप यूं मान लीजिए कि अधिगम सामग्री का उपयोग करे। कौन सी? अधिगम सहायक सामग्री, अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करे, अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करे। वो रटने वाली या फिर जो पाठशाला की जो सामग्री होती है ना उसका उपयोग नहीं करे। कौन सी वाली का प्रयोग करें? अधिगम सहायक सामग्री, जो एक मतलब ऐसी हो सकती है कि जो है ना किसी भी बालक को उसके संसार से आमना सामना करने सिखाए, यानी कि उसको ओपन माइंडेड बनाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कंजर्वेटिव रूप में बनाए, उसे ओपन माइंडेड बनाए, संसार का ज्ञान उसे अर्जित कराए, संसार की चीजों के बारे में उसे बताएं, ठीक है ना। उनके बारे में उनका महत्व बताएं, उनको महसूस करवाएं, उनके बारे में प्रेक्षण करवाएं, सामान्यकरण कराएं, ठीक है ना। और या फिर आप यूं कह सकते हैं कि संसार का ज्ञान उसे प्रदान करने का प्रयास करें, न कि ऐसा कि उसको एक कक्ष के वातावरण के अंदर ही सिमट के रख दिया जाए, है ना। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए? शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि बालक को अवसर प्रदान करे और जितना ज्यादा हो सके वो करके सीखना, यानी कि खुद से जितना बालक सीखेगा ना, तो आप यूं कह सकते हैं कि जब कोई भी अगर बालक खुद से करके सीखेगा ना, तो उससे ज्यादा उसके अंदर अधिगम का मतलब यूं मान लीजिए कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उससे ज्यादा उसके अंदर अधिगम होगा। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इस पूरे शिक्षण कार्यनीति के अंदर हम यही कह सकते हैं कि किसी भी शिक्षक को बालक को अगर अधिगम कराना है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे केवल ये है कि उसे अवसर प्रदान करना चाहिए, उसे खोजबीन करने का अवसर प्रदान देना चाहिए, ठीक है ना। उसके सामने कुछ आप यूँ कह सकते हैं एक शिक्षक ये भी कर सकता है कि ना इस क्लास के अंदर क्या कर सकता है वो
कि है ना एक शिक्षक खुद खुद की भूमिका बता सकता है, यानी कि नाटक के रूप में बता सकता है, या फिर आप कोई गीत संगीत के रूप में बता सकता है, या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर सकता है क्लास के अंदर जिससे बालक उस कार्यक्रम को देख के, नाटक या अभिनव को देख के उसके अंदर भी उस तरह का जो व्यवहार में परिवर्तन लाने का अपने आप में प्रयास करे, है ना। इसलिए शिक्षक को क्या है कि व्याख्यान या लेक्चर वाली विधि को हटाकर अधिगम की जो सामग्रियां हैं, जो एक फिजिकल रूप से जो सामग्रियां हैं, जो उसको संसार से जो उसको मतलब जो रूबरू करा सके, उसका आमना सामना करा सके, और जो आधुनिक रूप से जो मतलब आप यूं कह सकते हैं कि आज के जमाने में जो शिक्षण है ना, जो शिक्षा, मैं तो ये मानता हूं कि जो शिक्षा कराई जा रही है तो उसके अंदर बालक को ये सिखाना चाहिए कि है ना पैसा कैसे कमाया जाता है, कि है ना वो जीवन के अंदर बाहर आएगा ना तो उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि है ना वो कैसे कमाएगा, कहाँ कमाएगा। क्या है कि जो शिक्षा दी जा रही है तो अभी क्या है उस शिक्षा के अंदर सीधे सीधे किताबों का ज्ञान दिया जाता है। तो किताबों का ज्ञान मैं बता दूं दोस्तों, वो जब तक ही सीमित है जब जहां तक आप किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एक्चुअल लाइफ वाले हैं ना उसके अंदर आपको एक स्कूल के अंदर भी ये चीज सिखाना चाहिए कि कैसे वो बालक है ना वो जो ज्ञान अर्जित किया ना उससे कैसे पैसा कमाए, यानी कि वो जीवन बाहर के जो जीवन में जाएगा ना, बाहर का जो वातावरण देखेगा ना, तो उसके बाहर के वातावरण के अंदर वो कैसे दूसरी वस्तुओं से, या फिर यूं मान लीजिए कि ऐसी कौन सी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कर सकता है जिससे वो पैसा अर्जित कर सकता है, ना कि केवल कि किताबी ज्ञान दे दिया आपने कि किताबी ज्ञान तो वो कमाई तक ही सीमित रहता है। तो दोस्तों आज वाले इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे कि हमने जो आपके जो अनुभविक अधिगम जो आपका चैप्टर था वो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास किया। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।